वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज की जो संपादकीय है, आज का जो एडिटोरियल्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन से संबंधित चीज़ों पर बात करता है। आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 368 भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आज की जो चर्चा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन से संबंधित बातों पर चर्चा की है। एक्चुअली मुद्दा क्या है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मुद्दा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो वर्ष 1951 में संविधान में जो पहले संशोधन हुआ था, एक बार आपकी प्रीलिम्स और यूपीएससी के प्रीलिम्स जाकर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो पहली बार एक सवाल पूछा था कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1951 में संविधान में पहले संशोधन द्वारा जो भाषण की अभिव्यक्ति है, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है, उस आर्टिकल 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ किए गए जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के माध्यम से एक जनहित याचिका जारी किया गया। जनहित याचिका की जांच करने के लिए सहमति जाहिर की है। मतलब कह सकते हैं कि एक पेटिशनर है, पेटिशनर ने उन्होंने कहा है कि जो भारत के संविधान है और उस भारत के संविधान में जब पहला संशोधन हुआ था आर्टिकल 368 के तहत, तो उस संशोधन में जो पहली संशोधन में जो भाषा और अभिव्यक्ति से संबंधित जो बदलाव किए गए थे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अर्थात उस पर कहा जा रहा है, याचिका दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में और कहा गया कि भाई इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। हालांकि न्यायालय ने ये कहा कि यह एक विचार विमर्श करने वाली कानूनी मुद्दा है और इस पर केंद्र की जो राय जो है अपेक्षित है ना, वो जरूरी है भाई कि केंद्र का भी राय इस पर होनी चाहिए कि क्या जो पहला संशोधन हुआ था क्या ये सही है, क्या सच में इस पर याचिका दायर हुआ है, इस पर सुनवाई करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया है। तो आज हम इस में पढ़ेंगे कि भाषण की अभिव्यक्ति क्या है, आर्टिकल 19 क्या होता है, क्योंकि भाई इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको ये भी प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकता है कि जो फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, पहला जो संविधान का संशोधन हुआ था, उससे संबंधित क्या मुद्दा था और आखिर ऐसा प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके इस पर हम बातें करते हैं कि आखिर क्या है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो पेटिशनर्स हैं, उन पेटिशनर याचिका का आर्गुमेंट्स क्या है, उनका तर्क क्या है, वो क्या तर्क देना चाहते हैं। तो उन्होंने तर्क के माध्यम से ये कहा गया है कि इसके अंदर में जो प्रविष्ट किया गया था वो आपत्तिजनक चीजों को प्रविष्ट किया गया है भारत के पहले संशोधन में। हालांकि भारत के पहले संशोधन 9वीं अनुसूची में उसको डालकर एक संरक्षण भी मिला था उसको, और इसमें कहा गया कि ये जो है इसमें बहुत सारे ऐसी प्रविष्टियां हैं जो आपत्तिजनक हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जो संशोधन अधिनियम धारा 3 के 1 के द्वारा जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 आप सभी को पता होगा, हमारे भारत के संविधान में आपके 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात की गई है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार, धर्म का अधिकार, आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संविधान में किए गए बदलाव अर्थात जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं या संरक्षण का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की बात करती है। उसमें एक जो आर्टिकल है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, जो एक जो फंडामेंटल राइट्स है, आपका मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से लेकर, अगर आर्टिकल 14 से लेकर आप जब पढ़ेंगे 18 तक, तो ये इक्वालिटी समता का अधिकार की बात करता है। यहीं पर आप देख सकते हैं, थोड़ा समय आपका वक्त इसमें मैं लूंगा कि तो ये जो आर्टिकल जो है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये बात करता है आपका समता का अधिकार का बात करता है। समता का अधिकार का बात आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो बातें करता है फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और 23 से लेकर 24 जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार,
25 से लेकर 28 जो है आपका शिक्षा और संस्कृति, ये धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है, और 29, 30 जो है इन सभी जो है आपका संस्कृति का अधिकार। तो 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो ये जो हमारी जो स्वतंत्रता है, भाषण की जो अभिव्यक्ति है, जो ये आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो इसमें कहा गया कि जो संशोधन अधिनियम धारा 3 में जो अनुच्छेद 19 है, उस 19 के मूल खंड को एक नए खंड 2 के साथ प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें 2 आपत्तिजनक प्रविष्टियां इसमें इंटर किए गए। 2 आपत्तिजनक जो प्रविष्टियां हैं, 2 आपत्तिजनक जो आप कह सकते हैं कि उसमें धाराओं को उसमें जोड़ा गया। तो वो 2 आपत्तिजनक जो है वो क्या है? तो उन्होंने ऐसा कहा गया कि जो अनुच्छेद 19 के जो मूल खंड 2 है, उस मूल खंड में आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 19 के 1 के ए में जो गारंटीकृत करता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उचित प्रतिबंध की लगाया गया। मतलब कहा गया कि भाई आपको भाषण की अभिव्यक्ति है, आप भारत देश के नागरिक हैं। अब भारत देश के नागरिक आप हैं, तो इस बात से आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपनी अभिव्यक्ति, आप अपनी भावना को आप प्रकट कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपकी भावना, आपका भाषण, आपकी स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति अगर राष्ट्र के खिलाफ अगर होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके भाषण के माध्यम से किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस भाषण की अभिव्यक्ति पर रोकथाम की बात कही गई है। तो इसी में कहा जाता है कि जो आपत्तिजनक जो प्रविष्टियां हैं, वो आपत्तिजनक प्रविष्टियां जो है उसको ये करने की बात कही गई है ना। तो इसमें हम इस चीजों को समझ सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो उसमें प्रतिस्थापित किया गया यहां पर, ठीक है, प्रतिस्थापित किया गया है। अब यहां पर इस चीज जानने की जरूरत है, यहां पर समझते हैं हम लोग कि जो यहां पर आप देखेंगे कि नए खंड के तौर पर 2 आपत्तिजनक प्रविष्टियां किया गया, शामिल किया गया। ये कहा गया कि जो लोक व्यवस्था के हित में और अपराध को उकसाने के संबंध में प्रतिबंध लगाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई किसी समुदाय से संबंध रखते हैं, आप किसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं, और उस संप्रदाय, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को उकसाने के लिए उसको अगर भाषण दे रहा है कि वो संप्रदाय हमारे संप्रदाय का दुश्मन है, तो इस तरीके की भाषण के माध्यम से देश के अंदर में अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार के भाषण पर रोक लगाने की बात कही गई है, उसको ऐड किया गया था हमारे पहले संशोधन के माध्यम से। दूसरा, अगर आप राष्ट्र के खिलाफ ही अगर भाषण दे रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ ही अभिव्यक्ति जाहिर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आपकी जो भाषण की और अभिव्यक्ति है उस पर रोकथाम लगाने की बात कही गई है। तो यही 2 प्रतिबंध पर याचिका दायर किया गया। पहला ये कि आपत्तिजनक प्रविष्टियां में ये पहला शामिल है कि लोक व्यवस्था के हित में, और दूसरा है अपराध को उकसाने के संबंध में। ये 2 प्रतिबंध उस वक्त लगाए गए थे हमारे, ये आपका याचिकाकर्ता इस बात से जाहिर करते हैं। अब कहा जाता है ये चीजें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा करना। उपेक्षा करना के मतलब ये हुआ कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या कर रहे हैं, हीन भावना से देख रहे हैं, आप उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को तोड़ रहे हैं। तो इसमें संशोधन किया गया था कि भाई संशोधन के माध्यम से कहा गया कि भाई राज्य की जो अखंडता है, उस अखंडता का नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र का निर्माण, हमारा दायित्व है कि हम राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता जाहिर करें। हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि राष्ट्र के निर्माण या राष्ट्र की अखंडता या राष्ट्र की सुरक्षा को हम तोड़ें। तो ये है, तो राज्य की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में अगर अभिव्यक्ति है, अगर स्वतंत्रता है, अगर आपकी भाषण दिए जा रहे हैं, तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए आपकी अभिव्यक्ति को छीन ली जाएगी। आपको भाषण देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि भाषण जो है लोक सेवा के खिलाफ में है, भाषण जो है राज्य की अखंडता के खिलाफ में है, भाषण जो है एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ में है। ऐसे स्थिति में आपकी भाषण देने की जो अभिव्यक्ति है उसको छीन ली जाएगी। ये चर्चा की गई थी आपका
आपको ये ऐड किया गया था उसमें। दूसरी बात ये है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरीके से सुरक्षा की बात है, इसमें आता है जैसे कट्टरपंथता। कट्टरपंथता हमारे देश में है, ये इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं। है हमारे देश के अंदर में जिस प्रकार से संप्रदाय का बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये जिस प्रकार से संप्रदाय का बढ़ावा हो रहा है, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ही आता है। तो जब कट्टरपंथता हुआ कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म के प्रति एकदम कट्टरता है ना, देखना नहीं चाहता है किसी अन्य धर्म को, ये कट्टरपंथता आप कहते हैं। कि अगर हिंदू है तो मुस्लिम को देखना नहीं चाह रहा है, मुस्लिम है तो हिंदू को देखना नहीं चाह रहा, सिख को देखना नहीं चाह रहा है, ईसाई को देखना नहीं। तो इस प्रकार से संप्रदाय के प्रति जो भक्ति टू मच वाली जो है, अति सर्वत्र रजते होता है, ये जो अति, उसी को कट्टरपंथता कहते हैं। मतलब आपके सिवाय कोई नहीं हो। हालांकि ये एक तरीके से बीमारी है, एक तरीके से मनोबीमारी आप कह सकते हैं। मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है देश में उन लोगों को जो कट्टरपंथता का सपोर्ट करते हैं, है ना। वो एक तरीके से बीमारी है, इस चीजों को मानना होगा, बहुत अति आवश्यक है। और दूसरी आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद। हमारा भारत देश क्या है, लोकतंत्र। हमारा भारत देश जो है लोकतंत्रात्मक देश है। हमारा भारत देश जो है आपका धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य ये होता है कि राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र सभी धर्मों को सम्मान करता है, समान भावनाओं से देखता है। लेकिन अगर इसी देश के नागरिक जो है धार्मिक कट्टरवादिता होगी इस देश के अंदर में, तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का खिलाफ होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, नागरिकता भंग हो सकती है। आप कह सकते हैं कि देश में अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, असंतुलन पैदा हो सकता है देश के अंदर में। इसीलिए अगर कट्टरवाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ, इन सभी या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अवधारणा के प्रति अगर गंभीर चिंता उत्पन्न हो सकती है, अगर इस तरीके की अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे उदाहरण है भारत देश के अंदर में, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, पता नहीं क्यों नेता है। ये या तो इस देश की जनता की मूर्खता है कि उन ऐसे व्यक्तित्व वाले, विचारधारा वाले व्यक्ति को चुन लिया गया, या छल से, कपट से, साम दंड भेद से। लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक तरीके से देश के लिए एक खतरनाक, आप कह सकते हैं कि विष की तरह हो सकते हैं वो लोग। वैसे लोगों को लोक सेवा में मुझे नहीं लगता है कि स्थान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो संप्रदाय के प्रति एक तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं, वो भी कट्टरपंथता की अभिव्यक्ति हो और धार्मिक अभिव्यक्ति हो, इस तरीके की जो भी चीज है, तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह हो सकता है। दूसरी चर्चा की गई है कि इसमें दो धाराओं की बात की गई, दो धाराओं को प्रतिरक्षा देती है। इसमें क्या है भाई, पहला दो धारा इसमें कहता है कि अगर इस तरीके का अगर आप बयान करते हैं, भाषण देते हैं, इस प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं, तो आपको 124A राजद्रोह के तहत आपको दोषी ठहराया देगा, अर्थात आपको राजद्रोह घोषित किया जाएगा। राजद्रोह का मतलब होता है कि आप लोक सेवा, राज्य लोक या देशभक्ति के प्रति उनको प्रश्न चिन्ह लगाना, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आपने सहभागिता नहीं निभाया, आपको राजद्रोह घोषित किया। भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको राजद्रोह, सेडिशन चार्ज लगाए गए, है ना, राजभक्ति नहीं है। एक है आपका आर्टिकल 153 के ए में, ये जो हमारी धाराएं हैं इसी को एक तरीके से प्रतिरक्षा करती है कि भाई धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, आपकी भाषा आदि के आधार पर भिन्न भिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का सद्भाव को प्रतिकूल कार्य करता है। तो मान लिया कि आपके भाषण के माध्यम से आपका धर्म प्रभावित हो रहा है, भाषण के माध्यम से आप जन्म स्थान को लेकर कि भाई बिहार के लोग गुजरात में या महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो उनको एक तरीके से विभेद उत्पन्न हो रहा है यूपी बिहार के लोगों का, तो ये भी एक तरीके से इस धारा के तहत इनको जोड़ा गया है। तो ऐसे लोगों को भी सजा की बात। उसी प्रकार से धारा 295 के ए में कहा गया कि जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कार्य करना जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धार्मिक भावनाओं और उसके धर्म और धार्मिक विश्वासों को अपमान करना। एक व्यक्ति होता है कि अगर मान लिया कि ईद का महीना है, चल रहा है, तो जानबूझ के कोई संप्रदाय के लोगों ने उसको उकसाया, या मान लिया कि दुर्गा पूजा चल रहा है तो जानबूझ के कोई पर्टिकुलर जो है संप्रदाय ने एक दूसरे को उकसाना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये धारा 295 के तहत जानबूझ के दुर्भावपूर्व जो भावना व्यक्त करना जो है ये भी अभिव्यक्ति के खिलाफ है ना। उसी प्रकार से 505 धारा के अंदर में असंवैधानिक तरीके से भारतीय दंड संहिता के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले वक्तव्य देना भी
ये कानूनन जुर्म के तहत आता है। उसी प्रकार से धारा 3 के ए में और 3 के 2 में ये अप्रभावित माना गया। उनमें कहा कि याचिका में कहा गया कि न्यायालय में पहले संशोधन की धारा 3 के ए और 3 के 2 में संसद को संशोधन शक्ति पर घोषित करना और उसके संविधान के आधारभूत संरचना को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के आधार पर शून्य घोषित किया जाएगा। तो ये बातें भी दो धाराओं के प्रति जो है ये याचिकाकर्ता इस बात पर बात करते हैं, है ना। अब थोड़ी सी ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान के अंदर में संविधान का जो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था वो आखिर संशोधन क्या था, ऐसा क्या उन संशोधन में किया गया। तो पहला संशोधन आप सभी को पता होगा कि उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के दौरान में पहला संशोधन हुआ वहां पर। तो एक प्रश्न भी पूछा था कि भाई जब भारत का पहला संशोधन हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे। जाहिर सी बात है भाई 1951 है, जवाहरलाल नेहरू होंगे, है ना। तो वहां पर आप देखेंगे कि अंतरिम संसद द्वारा जो पारित कर दिया गया, जिसके बाद सदस्य संवैधानिक सभा के हिस्सा के रूप में संविधान के मसौदा तैयार करने का काम समाप्त हो चुका था, संविधान भारत में लागू हो चुका था। तब पहला संशोधन किया गया और उस पहला संशोधन के तहत भारत की जो अनुच्छेद है, आर्टिकल्स 15 है, आर्टिकल 19 हुआ, आर्टिकल 85 हुआ, आर्टिकल्स आपका 174 हुआ, 87 हुआ, आपका 176, 41, 52, 72, 76, इन सभी को संशोधन किया गया पहले संशोधन के तहत। इन सभी में चेंजेस और बदलाव किए गए, है ना। साथ साथ में लैंड रिफॉर्म किया गया था, भारत में भूमि सुधार हुआ, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। तो इन सभी जैसे अन्य कानून को भी न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए इनको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। और 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद यह कहा गया कि ये जो 9वीं अनुसूची में जितने भी कानून होंगे उसको लोकसभा आप मतलब न्यायालय के अंदर में आप पिटीशन नहीं डाल सकते हो, आप न्यायालय में इसे घसीट नहीं सकते हो। उस कानून को लेकर उनको संरक्षण प्राप्त कर दिया गया, एक तरीके से संरक्षण प्राप्त कर लिया गया। तो भूमि सुधार और इनमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए उनको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो 9वीं कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में जो भी होगा कानून उसकी कानूनी या न्यायालय समीक्षा नहीं की जाएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की समीक्षा नहीं होगा। यह बात उस वक्त कहा गया। समीक्षा का मतलब यह होगा कि भाई अगर मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून जो है अमान्य है, ये देश की जनता के लिए मान्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस कानून को अमान्य कर देती है सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट हो, जो भी हो इस तरीके से। तो उसको कानूनी समीक्षा से उसको क्या कर दिया गया, न्यायालय समीक्षा से बाहर कर दिया गया 9वीं अनुसूची को। एक चीज याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में जो अमेंडमेंट करने वाले जो कानून थे वो 15, 19, 85, 87, 174, 76 ये सभी थे। और इस पर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर इस चीजों को हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यहां पर ये देखने की मिली कि कारण पूछा गया कि भाई संशोधन करने के पीछे कारण क्या था, क्यों संशोधन किया गया था। तो संशोधन करने के पीछे कारण यह था कि इस संशोधन के माध्यम से जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा जो उच्च न्यायालय है, उनके फैसले की एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी। वो जैसे क्या था कि उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा कानून पर फैसला दिया था, प्रेस से संबंधित कानूनों पर फैसला दिया था, आपराधिक प्रावधानों को खारिज कर दिया था जिससे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ, संवैधानिक अधिकार के साथ असंगत माना जाता। तो ये बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई इसको आर्टिकल 19 में चेंज करो और चेंज करके 9वीं जो अनुसूची जो है उसमें डाल दिया गया। अब आपको पता है कि जब 9वीं अनुसूची में जब चीजों को डाल दिया जाएगा, जिस कानून को डाल दिया जाएगा, उस पर न्यायालय का समीक्षा नहीं होगा। तो इन सभी चीजों के कारण इसको संशोधन करके 9वीं अनुसूची में उसको डाल दिया गया, है ना, डाल दिया गया। प्रभाव क्या हुआ भाई, इसका प्रभाव यह हुआ, अगर हम इसकी संशोधन के प्रभाव की बात करें तो इसमें यह कहा गया कि जो अनुच्छेद 31 के प्रावधानों के तहत, अनुच्छेद 31 के जो प्रावधान है उसके तहत यह कहता है कि जो 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून को, जो 9वीं अनुसूची में जितने कानून, आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस वक्त 8 अनुसूची हुआ करता था, इसको स्केड्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, और वो अब कितने हैं, 12 है। जैसे याद रखिएगा कि मान लिया कि अगर याद करना है तो ऐसे याद कीजिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं।
TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम। ठीक है, अब ये 12 होंगे, आप इसको काउंट कर सकते हैं, 12 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। T फॉर टेरिटरी होता है, टेरिटरी से संबंधित, E फॉर इमोल्यूमेंट, A फॉर अफर्मेशंस, R फॉर राज्यसभा में पावर का विभाजन, S फॉर स्केड्यूल्स एरिया, O फॉर अदर स्केड्यूल्स एरिया, A फॉर फेडरेशंस, A फॉर ऑफिशियल्स लैंग्वेज हो गए, L फॉर लैंड रिफॉर्म जो 9वीं अनुसूची है लैंड रिफॉर्म से संबंधित, D फॉर डिफेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन दल बदल कानून, P फॉर आपका क्या होगा पंचायती राज, और M फॉर म्युनिसिपैलिटी। तो ये 12 है। तो पहले कितनी अनुसूची हुआ करते थे, तो आपका 8 हुआ करते। तो 9वीं अनुसूची में यह कहा गया कि जो भी कानून होगा उस पर न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो यह कहा गया कि भाई उसको डालकर आप तो नागरिकों के मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर दिया भाई, कि वो प्रश्न ही सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता है। इसकी याचिका को लेकर बात की। वहीं पर अनुच्छेद 31 के ए ने राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण या सार्वजनिक हित के किसी भी संपत्ति या निगम को प्रबंधन से संबंध में शक्ति निहित कर दिया गया। उसीलिए आप पढ़ेंगे जब ना संपत्ति रखने की जो अधिकार है ना, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था भारत के संविधान के एक फंडामेंटल राइट्स पर। तो जो संपत्ति रखने का जो अधिकार था उसको भी हटा दिया गया, उसको फंडामेंटल राइट्स से हटाकर उसको लीगल राइट्स कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कर दिया गया, है ना। तो ये सारा चीजें बात इस पर की गई है ना। 9वीं अनुसूची में व्यापक रूप से इसका दुरुपयोग किया गया और 9वीं अनुसूची में न्याय जांच से संरक्षण प्राप्त करने वाली 250 से भी अधिक विधान शामिल थे उसके अंदर में। तो ये उस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट था। तो इसी चीज पर याचिकाकर्ता ने इस चीज पर बात की है। तो ये था आज का भारत के प्रथम संशोधन से संबंधित जो संपादिका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू।